नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी। और क्विकली अगर मार्केट का रुख देखें तो आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि निफ्टी अब 9950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक्स बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अब डे हाई पर आ चुका है, आईटीसी में अच्छी मजबूती है, एचडीएफसी ट्विंस ये भी मार्केट को सपोर्ट लेंड कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में भी लगभग 300 अंकों का सुधार देखने को मिला है। अगर प्रोमिनेंट मूवर्स देखेंगे आज के सेशन के, तो हमने देखा है कि सिलेक्टिव एनबीएफसीज में खरीदारी है, मेटल स्टॉक्स में अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखने को मिली है। लेकिन क्विक चेक एक ले लेते हैं मार्केट का, उसके बाद इंडोस्टार के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी, उनसे ही बातचीत करेंगे। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ बने हुए हैं। गाबा साहब, एक मार्केट चेक आपका क्या व्यू है मौजूदा लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर? लगता है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में थोड़ी तेजी है। यहाँ पर बैंक निफ्टी में लगता है कि यहाँ पर जो लेवल्स नजर आते हैं उसके हिसाब से लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए, शायद एक करीब 20,600 का वहां तक जाना चाहिए। और निफ्टी देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा अच्छी तेजी है। पॉसिबल है कि ये 10,000 शायद 10,060-70 ये जोन है, वहां तक जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये व्यू इंडेक्स पर आपको मिला है। लेकिन आज के सेशन में अगर कुछ और पॉकेट्स आप देखेंगे तो सिलेक्टिव स्टॉक्स रहे हैं एनबीएफसी स्पेस के, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, वहां पर बाइंग देखने को मिली है। छोटे स्टॉक्स देखेंगे तो आज टी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी है, पीएसयू स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी में अब बात करेंगे इंडोस्टार कैपिटल की, और कंपनी के सीएफओ मिस्टर अमोल जोशी हमारे साथ बने हुए हैं। अगर हम इंडोस्टार कैपिटल की बात करें तो अभी जो मौजूदा प्राइस है स्टॉक का वो 285 के आसपास है। 382 का इसका 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर है, और जो लो इसने लगाया था वो 166 का है। 3500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और जो प्रमोटर है वो लगभग 60% हिस्सा होल्ड करती है। अगर आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखेंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे, तो हमने देखा था कि जो नेट इनकम है वो 22% घटी थी कंपनी की, और सीक्वेंशियल बेसिस पे 25% का दबाव रहा था, और जो नेट लॉस है वो लगभग 422 करोड़ का रहा था। हालांकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 74 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो बातचीत करते हैं मिस्टर जोशी से। सर नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि अगर हम रिजल्ट से ही शुरुआत करें, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, तो उसमें हमने देखा था कि जो आपके एनआईएम्स थे वो काफी नीचे रहे थे, और इनफैक्ट लोएस्ट एवर ये एनआईएम्स आपके रहे हैं। तो इसको लेकर आगे के लिए आउटलुक क्या है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर क्या व्यू रहेगा आगे के लिए? नमस्ते, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक तो हमने जनवरी में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में डिक्लेरेशन दिया था, जहाँ पे हमने बताया था कि ब्रुकफील्ड इंडोस्टार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उस इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे 1225 करोड़ का इक्विटी इन्वेस्टमेंट उनको जो करना था, उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। 27 मई को हमको पैसा मिल चुका है। सो इसलिए कि कैपिटल और लिक्विडिटी दोनों जगह से हम लोग बहुत सिक्योर है। दूसरा, जैसे कि आपने कहा कि हमारा लॉस हुआ है क्वार्टर 4 में, अगर आप उसको वजह देखेंगे तो हमने काफी एग्रेसिव प्रोविजनिंग की है, जिस वजह से हमारे प्रोविजनिंग बुक काफी सिक्योर हो चुकी है। और कोविड-19 के लिए जो हमने लिया था प्रोविजन, वो 280 करोड़ का है, जिससे हमारे आने वाले क्वार्टर्स में अगर हम कुछ स्ट्रेस दिखता है, जो पूरी इंडस्ट्री जानती है कि स्ट्रेस एक्सपेक्टेड है, इंडोस्टार को पूरा रिंग फेंस करके रखा। तीसरी चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा कॉर्पोरेट एक्सपोजर जो 2 साल पहले 6,000 करोड़ के करीब था, आज की तारीख में 2800 करोड़ के करीब है, जो हमने धीरे धीरे कम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2 क्राइसिस आ रही थी, आईएलएफएस और डीएचएफएल, उनमें से भी हम लोग अपना कॉर्पोरेट बुक कम करवा सके हैं। इसलिए हमें काफी कंफर्ट है कि ये बुक और भी हम आगे कम कर पाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आपके मॉनिटोरियम स्टेटस है, तो हम जो हमारे हिसाब से 89% आपकी जो बुक है वो अंडर मॉनिटोरियम है। तो इसको लेकर बताइए क्या स्थिति है, और जो ये मॉनिटोरियम एक्सटेंड हुआ है तो इसमें क्या और ग्राहकों ने मॉनिटोरियम लिया है? सो मोरेटोरियम 2 स्टेप्स में हुआ है। मोरेटोरियम 1.0 में हमने देखा कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों चाहते थे कि स्मॉल बोरोवर्स को राहत मिले, तो इसलिए हमने हमारे सब कस्टमर्स को वो ऑफर किया था, जिसमें से आपने जैसे कहा 89 से 92% तक के कस्टमर्स ने वो मोरेटोरियम लिया था। अब मोरेटोरियम 2.0 में हम लोग ने ये सोचा है कि जिनको जरूरत है उन्हीं को हम मोरेटोरियम देंगे। तो उस हिसाब से हमारे एक्चुअल ग्राउंड पे काम चालू है। हम लोग बात करें हमारे कस्टमर से, जिनको राहत की जरूरत है उनको मोरेटोरियम 2.0 दे रहे हैं।
हमने ये भी देखा है कि हमारा कलेक्शंस काफी ठीक रहा है मे ऑनवर्ड्स। आपको तो पता है कि हमारा मेजर बिजनेस यूज कमर्शियल व्हीकल्स में है, एंड ट्रकिंग बिजनेस अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है ट्रैक। तो हमें काफी कॉन्फिडेंस है कि अगले 2 महीने में हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज और बताइए, कुछ रीपेमेंट्स आना शुरू हुई है क्या? मॉरेटोरियम बुक में कोई ऐसा ट्रेंड अभी शुरू हुआ है या फिर बिल्कुल कोई वहां से अभी रीपेमेंट की शुरुआत नहीं हुई है? सो एक्चुअली जिन कस्टमर्स ने मॉरेटोरियम नहीं लिया था, उन वहां से तो हमें 100% कलेक्शन मिला है, तो उनका कॉन्शियस चॉइस था और वो एक्चुअली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बाकी रहा कि मॉरेटोरियम वाले कस्टमर्स में जो एनपीए थे, हमारा एक्चुअली बकेटिंग में अगर आप देखेंगे, हमने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में डाला है, हमें एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखी है उन बकेटिंग में कि हम लोग एनपीए से भी वो कम करवा सकते हैं लोग। जी, तो एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप जो फर्दर जो मॉरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड हुआ है तो आप केस टू केस बेसिस पर मॉरेटोरियम दे रहे हैं। आपने जो भी अब तक मॉरेटोरियम दिया है, आपने वो केसेस भी स्टडी किए होंगे, तो क्या सिचुएशन लग रही है? जो आपका टोटल मॉरेटोरियम पोर्टफोलियो है उसमें से कितने केसेस हैं पर कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो एनपीए टर्न होने की पॉसिबिलिटी है? जैसे एक तो थोड़ा ये जल्दी है, क्योंकि क्या है, अगले 2-3 महीने में अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन और बढ़ गया और एक मॉनिटरिंग है या कोई और स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जैसे कि उन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के लिए दी थी, उससे काफी इम्पैक्ट हो जाएगा। आज की तारीख में जो मेरा 3 फोकस एरियाज है रिटेल में, जो यूज कमर्शियल व्हीकल्स, अफोर्डेबल होम फाइनेंस और एसएमई, वहाँ पे आज की तारीख में स्ट्रेस है। बट हम जितना ही कस्टमर से हमारे बात कर रहे हैं, वो हमको कंफर्ट दे रहे हैं कि सर जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा हमको और बिजनेस बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से एनपीए बिल्कुल शूटअप नहीं होगा, बट आज की तारीख में अगर कुछ और डिटेरियोरेट हो गया सिचुएशन में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक्स्ट्रा 280 करोड़ का कोविड-19 का प्रोविजन करके रखा। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्योंकि सिचुएशन तो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, अभी ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, या फिर ये कहे कि रिमेनिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या आउटलुक आपका है डिसबर्समेंट्स या फिर एयूएम ग्रोथ को लेकर? सो इस साल तो ईएम ग्रोथ कोई दिखाए तो वो अच्छा ही है। हमारा प्लान ये है कि अगले 4 महीने कलेक्शन पे फोकस करें। डिसबर्समेंट्स अगर धीरे धीरे हमें बढ़ाना भी है, वो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर से हम लोग शुरुआत करेंगे। उनको टॉप अप लोन अगर चाहिए और किसी को एक्स्ट्रा व्हीकल के लिए लोन चाहिए, जहाँ पे हमारे पास उनकी क्रेडिट हिस्ट्री है, उस हिसाब से हम करेंगे। दूसरा है कि Q4 के बाद ही डिसबर्समेंट्स मोमेंटम पिकअप होने की हमारी एक्सपेक्टेशन। अच्छा सर, इसके अलावा इंडोस्टार कैपिटल खबरों में भी रही है। आपने ब्रुकफील्ड से लगभग 1225 करोड़ के इक्विटी रेस की है, तो यही बताइए कि इसका पर्पस, ये स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही, या फिर ऐसे फर्दर फंड रेजिंग आगे भी हो सकते हैं क्या? एक तो ब्रुकफील्ड एक बड़ा नाम है, नंबर 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड है। इस डील में करते हुए उन्होंने पहला प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है और पहला उनका ओपनिंग है ये फाइनेंशियल सर्विसेज में। वो प्रमोटर करके आए हैं हमारे एग्जिस्टिंग प्रमोटर एवर्स्टोन के साथ। उनके आने से इतना ये हमको बूस्ट मिला है कि उन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी पे बाइंग किए, जो हम लोग रिटेल की तरफ जा रहे हैं। पूरी मैनेजमेंट टीम को उनसे बैकिंग हुई है, सेम मैनेजमेंट टीम अभी आगे स्ट्रेटेजी करेगी। और तीसरा ये है, उनके नाम से आने में, जो आपने पहले सवाल पूछा था मेरे कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स के बारे में, वो हमको एक्चुअली हेल्प होगा हमारे इवेंचुअली रेटिंग अपग्रेड और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहेंगे। हमने देखा था हालांकि पिछले तिमाही की परफॉर्मेंस देखें एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर हो, तो मार्जिनल इंक्रीज यहाँ पर हुआ, 4.45% के आसपास आपकी ग्रॉस एनपीए रहे हैं, लेकिन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको लेकर क्या स्थिति दिख रही है और क्या आउटलुक है आगे के लिए? इंडोस्टार बड़ी कंजर्वेटिव कंपनी है। हमारा हमेशा रेशियो 20% के ऊपर ही रहा है, जहाँ पे आरबीआई का एक्सपेक्टेशन 15% है। दिसंबर में वो 27% था और आज की तारीख में हम लोग 41% कैपिटल एडिक्वेसी पे चल रहे हैं। स्पेशली ये जो 1225 का इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है, दैट हैज बीन अ बिग प्लस। जी, तो ये यहाँ पर आपको आगे का आउटलुक मिला है इंडोस्टार कैपिटल पर, और स्टॉक हमने देखा भी है कि निचले स्तरों से इसने काफी अच्छी रिकवरी दिखाई दी, और आगे का आउटलुक आपको मिस्टर जोशी ने शेयर भी किया। शुक्रिया आपका सर आने के लिए शो में, और
आगे की स्थिति, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या आउटलुक है, ये समझाने के लिए। लेकिन स्टॉक पर एक चेक ले लेते हैं। पहले तो गावा साहब का व्यू ले लेते हैं। गावा साहब बताइए, इंडोस्टार कैपिटल निचले स्तरों से तो अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, लेकिन अभी भी अपने 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों से तो नीचे ट्रेड कर रहा है। कैसा लगता है ये शेयर? अपने स्टॉक का नाम क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। इंडोस्टार, ओके। मुझे लगा कि शायद हिंदुस्तान है। इंडोस्टार की कैपिटल, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ इंडोस्टार का और देखूं क्या हाल है इसका। यस, इंडोस्टार साइडवेज जोन पर है, बेस्ट अवॉइडेड। यहाँ पर कुछ वॉल्यूम भी कुछ खास है नहीं, आज 57,000 के हैं, लेकिन ये साइडवेज जोन पर है, इसमें क्लियर कट ट्रेंड मिसिंग है, तो बेस्ट अवॉइडेड। ठीक है, तो ये रहा आपको स्टॉक पर मिली है जो है इंडोस्टार कैपिटल। लेकिन एक और स्टॉक पे नजर डालेंगे जो है पिडिलाइट का। एक बार देख लेते हैं कि स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आए थे हाल ही में उसकी हाईलाइट्स भी आपके सामने रखेंगे। अगर पिडिलाइट की बात करेंगे तो क्वार्टर 4 में जो इनके रेवेन्यू थे वो 6% के आसपास गिरे थे। हालांकि जो मार्जिन थे वो एस्टिमेट से बेहतर है, तो जो एक्सपेक्टेशंस की जाती है उससे बेटर मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए थे। अनुमान ये था कि 350-370 बेसिस पॉइंट के आसपास का की ग्रोथ हम मार्जिन में एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो ग्रोथ मार्जिन थे वो 510 बेसिस पॉइंट के आसपास रहे थे। हालांकि क्वार्टर 4 में जो कोविड की वजह से जो एबिटा है उस पर 29% के आसपास का इम्पैक्ट आया था और नेट प्रॉफिट भी जो है वो 34% के आसपास घटा था। तो ये की हाईलाइट थी रिजल्ट की। लेकिन आगे के लिए रिजल्ट्स के बाद आगे का आउटलुक क्या है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। पिडिलाइट के एमडी मिस्टर भारत पुरी हमारे साथ बने हुए हैं। मिस्टर पुरी, गुड आफ्टरनून। पहले तो सर एक चीज यही पूछना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के कारण काफी डिस्ट्रप्शन हुआ है इंडस्ट्री में भी, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, अनलॉक 1 में हमने एंटर किया है, किस तरह के इनिशियल इंडिकेशंस मिल रहे हैं स्पेशली डिमांड सिनेरियो को लेकर? जी, जहां तक कोरोना का सवाल है, देखिए जो अप्रैल का महीना था तकरीबन सारी इंडस्ट्री पूरी तरह बंद रही। मई में तकरीबन आधा देश आहिस्ता आहिस्ता खुलता गया और अब जून में तकरीबन 75 से 80% देश खुला हुआ है। अगर हम पूरे भारत में देखें तो जो हमारे रूरल एरियाज हैं, जो हमारे गांव हैं, जो छोटे शहर हैं, वहां डिमांड सबसे पहले वापस आ रही है। वहां अब तकरीबन 85 से 90% मार्केट्स खुली हुई है और व्यापार चल रहा है। जहां तक अर्बन इंडिया है, तकरीबन अर्बन इंडिया अभी 75% पे है। साउथ इंडिया सबसे आगे है, दिल्ली छोड़ के बाकी नॉर्थ इंडिया भी खुला हुआ है। जहां तक वेस्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात, अर्बन जो शहर है वेस्ट में, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, इंदौर, यहाँ अभी भी आहिस्ता आहिस्ता ही मार्केट्स खुल रही है और बहुत कम खुली है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा जून में अब 75 से 80% इंडिया खुल के आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि अप्रैल और मई की थोड़ी पेंट अप डिमांड है, जून की सेल देख के ये कहना सही नहीं होगा कि जून ही नया नॉर्मल है। अगले 2 महीने में मालूम पड़ेगा कि डिमांड कहाँ जाके सेटल होती है। जैसे जैसे नॉर्मल सी या नियर नॉर्मल सी वापस आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि भाई ये जो कोविड का असर है कहाँ जाके सेटल होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मिस्टर पुरी, मार्जिन आपके काफी अच्छे रहे हैं। जो एक्सपेक्टेशंस की जाए थी उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट मार्जिन में हमने देखा है। तो इस इंप्रूवमेंट के पीछे के कारण क्या रहा? क्या जो रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए हैं उसका एडवांटेज आपको मिला है, या फिर आपने प्राइस हाइक किया था जिसकी वजह से मार्जिन इंक्रीज हुए हैं? ये ज्यादातर जो फायदा है ये इनपुट कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है, जो सॉफ्ट है। हमारा जो मेन रॉ मटेरियल्स है वो क्रूड ऑयल से जुड़े होते हैं। तो जैसे क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं, हमारे रॉ मटेरियल्स के दाम कम होते हैं। हमारा मेन रॉ मटेरियल वाइनाइल एसिटेट मोनोमर है, वैम कहा जाता है, तो उसका प्राइस मॉडरेट हुआ है। और इसलिए आपने देखा है कि हमारा मार्जिन, हमने हर टाइम कहा है कि हम अपना जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 20 से 24% के बीच रखते हैं, तकरीबन हाई एंड पे है। मेनली इसलिए कि जहां तक रॉ मटेरियल्स और पैकिंग मटेरियल का सवाल है वो अभी उनकी कॉस्ट सॉफ्ट है। जहां तक पिडिलाइट का सवाल है, देखिए हम हर टाइम कहते हैं कि हम लंबे रेस के खिलाड़ी हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में है, हमारी जो ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट है, आप अगर पिछले साल के नतीजे देखें तो हर जगह हमने बढ़ाई है। तो ये मार्जिन जो बड़े हैं, ये बड़े हैं डिस्पाइट अस इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन।
डिस्पाइट अस इन्वेस्टिंग इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ये हर टाइम कहना है कि देखिए आगे जाके जैसे ये कोविड सिचुएशन इंप्रूव होगी, जो कंपनियां वहां होंगी जहां कस्टमर है, और जो कंपनियां जिनके ब्रांड्स ट्रस्टेड होंगे, जिनके ब्रांड्स विश्वसनीय है, वो आगे जीतेंगी। और वो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम वही रहें। तो मिस्टर पुरी, जैसा आपने बताया कि क्रूड प्राइसेस जो लोअर लेवल पर ट्रेड किए उसका बेनिफिट आपको मिला है, तो क्या ये मार्जिन आपके सस्टेन करेंगे? मार्जिन को लेकर आगे का आउटलुक क्या है? क्योंकि क्रूड तो हमने देखा है कि अभी भी लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। देखिए, हमने हर टाइम कहा कि हम अपना मार्जिन 20 से 24% के बीच रखना चाहते हैं। अगर रॉ मटेरियल के दाम और गिरते हैं जैसे कि गिर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हम वापस कंज्यूमर को पास ऑन करें, और नहीं तो कंज्यूमर के लिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉफिटेबल वॉल्यूम ग्रोथ। हमारी वॉल्यूम बढ़नी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ वैल्यू बढ़े, वॉल्यूम साथ साथ बढ़नी चाहिए। तो हमारा ये आगे जाके मानना है कि अभी अगले 6 महीने तो ये रॉ मटेरियल प्राइसेस सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि डिमांड ही हमारे देश में ही नहीं पूरी विश्व में कम है। इसमें हमारा ये देखना रहेगा कि हम अपना प्राइस प्रीमियम कम करके, अगर जहां भी प्राइस प्रीमियम बढ़ रहा है, हम वापस कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। जी, अच्छा, इसके अलावा ये बताइए सर कि डीलर फ्रंट पर सिचुएशन कैसी है? क्योंकि अब शोरूम ओपन होना शुरू हुए हैं, तो जो डीलर इन्वेंट्री है वहां पर क्या रुझान है? कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है अभी भी? देखिए, हमारा जो सिस्टम है, हम हर टाइम अपनी इन्वेंट्री कंट्रोल करके चलते हैं। हमारे सिस्टम में अगर आप देखें तो ये जो बिल्कुल स्क्यू है कि बहुत ज्यादा माल एक टाइम पे हम देते हैं, वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारे सारे सिस्टम कंप्यूटर से हैं, ये सब ऑटो रिप्लेनिश होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक डाउन आता है तभी हमारा माल जाता है। जहां तक डेटर डेज का सवाल है, हमने क्या किया कि जैसे लॉकडाउन हुआ, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनका हाथ इस टाइम पे पकड़े जब उनको दिक्कत हो। तो हमने लॉकडाउन पीरियड तक जो हमारे डीलर्स थे उनका क्रेडिट रिलैक्स किया। जैसे जैसे मार्केट्स खुलती रही, क्रेडिट वापस आ गया, और जो हमारे डेटर्स डे है जो प्री कोविड टाइम है उससे ±5% ही है, कोई उनमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अच्छा मिस्टर पुरी, एक चीज और, पिडिलाइट की ओर से हम काफी इंटरेस्टिंग एड्स देखते हैं, लेकिन वैसा कुछ इस बार आया नहीं है, तो क्या आप अपना एड स्पेंड कम कर रहे हैं, या फिर क्या स्ट्रेटेजी है एडवर्टाइजमेंट स्पेंड को लेकर? देखिए, पिडिलाइट का एक चीज है, वेदर फेविकॉल हो या फेविक्विक हो, डॉक्टर फिक्सिट हो, हर एक आदमी उनकी एडवर्टाइजिंग को देखना चाहता है। तो वो तो आगे बढ़ के आप देखेंगे, आप नई नई इंटरेस्टिंग एड्स देखेंगे। इनफैक्ट कई अभी बनने में, अभी हम बनाने में लगे हुए हैं। हमारा देखिए, हमने कहा कि हम लंबे रेस के खिलाड़ी हैं। हम जानते हैं कि देखिए इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, और इंडिया में हम 3 जगह इन्वेस्ट करेंगे। एक अपने ब्रांड्स में, दूसरा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में, और तीसरा पीपल और कैपिटल में। तो ये हमारी पॉलिसी आगे चलती रहेगी, और आप पिडिलाइट से इंटरेस्टिंग एड्स देखते रहेंगे। एक्चुअली इवन अगर आप लॉकडाउन पीरियड में देखें तो डिजिटल मीडिया में हमने कई अलग अलग किस्म के एड्स निकाले हैं, अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कोरोना के बारे में। वो उनको लोगों ने काफी चाहा है और काफी शेयर किया है। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर पुरी बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर। तो ये आपने सुना, पिडिलाइट की मैनेजमेंट को 20% से ऊपर के मार्जिन की गाइडेंस अभी भी मेंटेन रखी है। इंटरेस्टिंग एड्स आगे भी आते रहेंगे कंपनी की ओर से, और डीलरशिप सिचुएशन भी काफी बेटर नजर आ रही है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद मिस्टर विकास सेठी हमारे साथ जुड़ेंगे, सेठी फिनमार्ट से, उनसे बातचीत करेंगे, पिडिलाइट और इंडस्ट्रियल कैपिटल दोनों पर उनका व्यू लेंगे एक ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents मजबूत। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी, और बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, क्योंकि निफ्टी अब 10,000 के पार ट्रेड कर रहा है 134 अंकों की बढ़त के साथ, और ये सपोर्ट आ रहा है, ये एनबीएफसी स्टॉक्स की ओर से आ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी की ओर से आ रहा है, कोल इंडिया
अच्छी मजबूती दिखा रहा है। टॉप मूवर्स अगर आप देखेंगे जहां पर बाइंग थोड़ी और एक्सटेंड हुई है, उसमें कोल इंडिया है 6% ऊपर, जोरदार शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में आज के सेशन में देखने को मिली है। वेदांता 107, 108 पर ट्रेड कर रहा है 5.5% की मजबूती के साथ। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स की जो मजबूती है वो एक्सटेंड हुई है और दोनों ही शेयर्स अब 4 से 5% की मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इंडेक्स के जहां पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पावर ग्रिड, आईटीसी, भारती इन्फ्राटेल, टाटा स्टील, ये भी 2.5% से लेकर 3.5%, 4% की मजबूती आज के सेशन में दिखा रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस काफी सपोर्ट कर रहे हैं आज। एचडीएफसी लिमिटेड 2.5% ऊपर अब कारोबार कर रहा है 1840 के लेवल्स पर। एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। तो ये मोमेंटम इस वक्त मार्केट का और 10,000 के ऊपर वापस निफ्टी काबिज होते हुए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है इसी के साथ। जावा साहब शुक्रिया शो में आने के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं आखिरी सौदा। नमस्कार।